हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पूरी एनर्जी के साथ एकदम तैयार रहना, क्योंकि आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ना, ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, और इसका एक्सरसाइज हमारा जो 6.1 है, पहला जो एक्सरसाइज है उसी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। लाइन्स और एंगल्स के बारे में देखो, तुमने बेसिक जो है क्लास 7th में पढ़ रखा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ एक्सरसाइज 6.1 में क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है 6.1। देखो बच्चे लोग, ये सब तो तुम लोग बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि भैया हमारा एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, एक राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है एकदम आधे चांद की तरह, और ये हमारा 180 डिग्री का होता है, और एक हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से भी ज़्यादा का होता है, और अगर एक कंप्लीट सर्कल बना दो तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं जो 360 डिग्री का होता है। ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी हैं बच्चा लोग। कुछ नए चीज़ें वैसे ये भी तुमने पढ़ ही रखा है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए क्लास 7th का, तो उनको जल्दी से याद करा देता हूँ। एक होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट बोलते हैं अगल बगल वाले एंगल को। और अगर कभी भी एक सीधी लाइन पर अगल बगल में एंगल बने हुए हैं या एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं, तो इनको कहा जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो हमारा जो सम निकल करके आएगा वो हमारा हमेशा 180 डिग्री निकल करके आएगा। ऐसे एंगल जो एक सीधी लाइन पर बने हों, अगल बगल पे हों, चाहे वहाँ पर दो एंगल बने हों, दो से ज़्यादा एंगल बने हों, जैसे भी मैं डायग्राम में आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पर दिखाऊंगा कि कई बार दो से ज़्यादा एंगल भी तुमको बने हुए दिखेंगे लीनियर पेयर में, तो उन सभी का जो सम होता है 180 पे होता है, क्योंकि वो एक सीधी लाइन पे बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक सीधी लाइन पे जब स्ट्रेट एंगल बनता है तो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो चाहे वहां पर आप उस 180 डिग्री का कितना ही पार्ट कर दो, मान लो जैसे कि ये जो 180 का, इसमें ऐसे लाइन बना दूं, ऐसे लाइन बना दूं, इसके 3 पार्ट कर दूं, तो क्या इसका कंप्लीट का वैल्यू चेंज होगा? क्या नहीं होगा। जो तीनों पार्ट्स हैं, मान लो एक 60, दूसरा 70, फिर तीसरा जो हमारे पास है कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा नंबर भले आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट जो हमारा एंगल रहेगा वो हमेशा 180 ही होगा। तो ये होता है लीनियर पेयर। उसके अलावा एक और चीज जो 6.1 में काम आएगा वो है हमारा अपोजिट एंगल्स, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम कहते हैं। दो कभी भी लाइन इंटरसेक्ट होना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल होगा, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो 6.1 में काम आएंगे। बाकी 6.2 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा दूंगा, जहां पर पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं और 6.1 जो है उसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो एक छोटा सा हेल्प करना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ें तुम्हें मजा आई हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें कमी लगी हैं, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें मैं सारे के सारे जो नोट्स हैं या जो कह लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है वो मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का और हमारी इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो फिगर है 6.13 जिसका नाम है, इसमें लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो गए। देखो एक लाइन बेचारा ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, दूसरा एक बदमाश लाइन आया सी डी नाम का, उसको इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट ओ पर उसको कट करके चला गया। अगर हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी यानी कि ये एंगल, और बी ओ ई कहाँ भैया, बी ओ ई यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल का अगर हम 70 डिग्री निकल करके आ रहा है, इन दोनों को जब प्लस करें तो 70 आ रहा है। एक तीसरा लाइन भी कहीं से पहुंच गया है। केवल क्वेश्चन में अगर दो लाइन बोले तो ये मत समझना दो ही लाइन है, एक तीसरा लाइन ओ ई नाम का भी है। लाइन तो नहीं, ये रे कहलाएगा। मैंने आपको रे के बारे में पहले बताया है कि जब कहीं पर एक पॉइंट हो और वहां से एक लाइन चल के जाए और एरो आगे लगा हुआ हो तो उसको रे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रे है ये भी कहीं से आ गया है, उसमें तो नहीं दिया हुआ था कहीं पर, लेकिन आ गया है। तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम है 70 डिग्री है। अगर बी ओ डी नाम का एंगल जो है वो 40 डिग्री का हो, बी ओ डी कहाँ पर, देखो बी ओ डी ये जो एंगल है यहाँ पर ये 40 डिग्री का है, तो आपको दो एंगल बताने हैं। एक तो बी ओ ई बताना है, कहाँ पर है भैया बी ओ ई, देखो बी ओ ई ये वाला एंगल आपको बताना है। पहला चीज़, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से निकल जाएगा। और दूसरा बताना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि जो आपको सी ओ ई दिख रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। ये देखो यहाँ पर से जो हमारे पास उल्टा जा रहा है सी ओ ई, ये अपने को इसका रिफ्लेक्स बताना है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि कैसे ये दोनों एंगल्स को हम लोग बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना लिया है, बेसिकली जैसा था बुक में वैसे ही हमने बनाया है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है, कैसे कैसे निकालना है। हमें ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में दी हुई हैं पहले से ही, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल का सम दिया हुआ है और ये एंगल अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बोला गया था कि बी ओ ई फाइंड करो, और फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था सी ओ ई का रिफ्लेक्स यानी कि उल्टा फाइंड करना है। तो पहले तो अपने को बी ओ ई ही फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना है आइए वो समझते हैं। आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल अगल बगल में है,
और साथ ही साथ ये एंगल और ये जो एंगल है हमारे पास, ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया है स्टार्टिंग में कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो, जैसे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बना ये आपस में क्या हुआ है, आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गया है। तो हम लोग इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि हमारा जो BOD है, एंगल BOD वो इक्वल है हमारे एंगल AOC के। अब क्यों इक्वल है ये भी रीज़न बताना पड़ेगा एग्जाम में जब बनाओगे तो यहाँ पर लिख देना छोटा सा कि भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे इसलिए आपस में इक्वल हो गए हैं। ओके बच्चा लोग, तो अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, ये भी 40 का होगा। अब हम लोग से क्या बोला गया था कि इसका और इसका सम कितना है, 70 है। तो बस यहाँ से आपको AOC का वैल्यू मिल गया है, यानी कि दोनों जो होंगे ये भी आप यहीं पर एक ही चीज़ को यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हो कि BOD जो है वो इक्वल है AOC का, और दोनों जो होंगे वो दोनों 40 डिग्री के होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको, इससे आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फिर अलग से AOC = 40 लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। तो हमको ये पता चल गया कि 40 डिग्री का है। अब हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, AOC का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री डाल देंगे, प्लस में एंगल BOE को रहने देते हैं, इक्वल को साइड में 70 रहने दो। तो यहाँ से आपका जो BOE है वो ईजिली निकल जाएगा 70 माइनस में 40। इट मीन्स कि जो BOE है वो हो गया आपका 30 डिग्री का। कितना आसान था BOE फाइंड करना, था ना इजी। ये एंगल हमारा निकल गया 30 डिग्री का। अब हमसे क्या बोला है उसको समझो ध्यान से। हमसे बोला जा रहा है कि जो COE है इसका रिफ्लेक्स निकालिए। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स मतलब कि उल्टा होता है। जैसे ये जो COE है ना, ये एंगल है मेरा COE, और इसका रिफ्लेक्स अगर निकालना है इट्स मीन्स मुझे यहाँ से लेकर के ये सारे एंगल जो है ना, ये कंप्लीट एंगल जो मैंने रेड कलर से ही मार्क किया, ये पूरा एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, तब मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। अब लोग सर वो कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये एंगल पता है ही, ये पता है ही, ये भी पता है। मैं अगर किसी तरीके से इस वाले एंगल को अगर निकाल लेता हूँ तो मैं इन चारों को फिर ऐड कर दूंगा और मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। अब मैं इस एंगल को कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर और ये वाला जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कंप्लीट जो है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है। उसके अलावा और कोई आसान तरीका, अरे यार आसान तरीका, यहाँ पर अगर मैं ये सीधी लाइन देखूँ तो इसी से निकल जाएगा। ये एंगल तो बहुत आसान है निकलना, मैं इतना उल्टा काहे देख रहा हूँ। ये देखो, ये जो हमारा CD लाइन है इसमें ये एंगल और ये एंगल अगल बगल वाले एंगल हैं जो कि एकदम लीनियर पेयर बना रहे हैं। आप देख ही सकते हो सीधी लाइन पे बने हुए, तो लीनियर पेयर से हमारा ये एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले अपने को AOD निकालना पड़ेगा। नाउ हम एक्स से लिखेंगे कि जो हमारा एंगल AOD है, अगर मैं उसमें प्लस करूँ एंगल AOC को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसी वजह से ये दोनों का सम 180 हो रहा है। अब हमारा जो AOC है वो तो 40 है, तो हम लोग AOC को तो ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से AOD। एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है, बच्चों को ज़्यादा डिटेल में समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो AOD है ना इजीली निकल करके आ जाएगा 140 डिग्री। मैं डायरेक्ट इसको क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर किया अपने दिमाग में ही और माइनस कर दिया। और आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, इससे टाइम भी बचता है और अच्छा भी लगता है। बार बार एक ही स्टेप को उतारोगे ना बच्चों की तरह तो मजा भी नहीं आता है। तो यहाँ से जो AOD है वो 140 डिग्री निकल गया। अब आप लोग क्या करो, डायरेक्ट लिखो रिफ्लेक्स ऑफ, क्या लिखा था इसमें, रिफ्लेक्स एंगल COE। बुक में जो लिखा है वही लिख देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ COE जो है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करना है। आप चाहो तो सभी के नाम भी लिख सकते हो, और अगर टाइम नहीं है, नहीं चाहो या टाइम नहीं क्या, अगर मन नहीं है तो नाम मत लिखो, डायरेक्ट इन सभी को प्लस कर दो। तो यहाँ पर हमारा पहले तो 40 डिग्री है सबसे ऊपर में ये वाला, उसके बाद ये जो है 140 डिग्री है, उसके बाद फिर हमारे पास ये 40 डिग्री है, और फिर लास्ट वाला जो हमारे पास है वो 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। इन सभी को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना हो रहा है भैया, 40 और ये हो जाएगा हमारा 40, 180 में 40 प्लस करेंगे तो 220 और 30 प्लस करेंगे तो 250। इट मीन्स जो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास है ये वाला जो है, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ R, यानी कि रिफ्लेक्स COE जो है वो हमारा इतना निकल करके आ रहा है। ये क्या बन गया भाई, इक्वल बनाना था मुझे तो, ठीक है। तो कई बार खूबसूरती करने के चक्कर में ज़्यादा मेकअप कर दो ना तो वो बदसूरत भी दिखने लग जाता है, कोई बात नहीं, होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए मेन, क्योंकि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, रिफ्लेक्स कैसे निकालना है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। कोनो भी डाउट हो बोलो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ नॉर्मली। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि मेरा फेवरेट यहाँ पर रेशियो करके दिया हुआ है, और मैंने तुम लोगों को इतने बार रेशियो पढ़ाया है ना कि तुमको ही मजा आने लगेगा। देखना यहाँ पर आपको कैसे लगेगा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ये जो आपका फिगर है इसमें XY और MN दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो ये XY था, ये MN इसको इंटरसेक्ट कर दिया एट O। अगर हमारे पास POY एक लाइन इधर इस तरीके से PO नाम का भी एक लाइन है, अगर इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। देखो POY यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। बॉक्स अगर कहीं पर भी बना हुआ हो तो समझ जाना वो 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो एंगल A और एंगल B है उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1
4:3, तो बताइए ये C कितना होगा। तो सबसे पहले तो देखो कि अगर मैं ये लाइन MN ले लेता हूँ तो इसमें ये वाला एंगल और B वाला और ये जो C एंगल है ये दोनों मिल करके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि अगर मुझे B पता चल जाए तो C ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। B कहाँ से पता करेंगे, तो इन तीनों का यूज़ करके करेंगे। कभी भी अगर रेशियो दिया हुआ हो ना तो उसको X मान करके बनाओ, तुम्हारा जो आंसर है बहुत ईजिली आ जाएगा। और कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर कि हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भैया हमारा जो एंगल POY है, एंगल POY वो है 90 डिग्री का, और साथ ही साथ हमारा A का और B का अगर अपन रेशियो देखते हैं तो वो हमारा 2:3 दिया हुआ है, यानी A का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू जो है वो 3 एक तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लेट एंगल A जो है इसको आपको ले लेना है 2x और जो B है उसको ले लेना है आपको 3x। सबसे पहले रेशियो कभी भी आए तो XY मान करके बनाओ, जल्दी बनता है और ईजी बनता है। अब हम क्या जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होगा, क्योंकि ये तीनों जो एंगल है सीधी लाइन पे बन रहे हैं, XY जो लाइन है उस पर तीनों बन रहे हैं, ठीक है। इसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, लेकिन कई बार टीचर बोलते हैं कि नहीं बेटा लीनियर पेयर मत बोलो। क्यों नहीं बोलो, क्योंकि पेयर मतलब होता है 2 का ग्रुप, तो यहाँ पर तो 3 हो जा रहे हैं, तो फिर इसको क्या बोले, इसको ऐसे बोल सकते हो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैं लिख के दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे लिखो कि नाउ अब हमारे पास जो एंगल A है उसमें मैं अगर प्लस करता हूँ एंगल B को और उसमें प्लस करता हूँ मैं एंगल POY को, तो तीनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया तीनों एक सीधी लाइन पे ही बन रहे हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये गौ माता इतना क्यों चिल्ला रही है भाई बाहर, लेकिन जो लोग गाय पालते हैं ना हम लोग से मेरे बहुत शिकायत है। कई बार मैं देखता हूँ गाय को बाहर छोड़ देते हैं रोड में ऐसे ही खुला, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं बेचारे गाय लोग का। यहाँ पर ये गाय हमेशा चिल्लाती है गर्मी के दिनों में, इसको प्यास लगते रहता है, पानी तक नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है कि जो जानवर पालते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते हैं और उसको माँ बोलेंगे। बताओ भला कैसे बुड़बक लोग हैं यहाँ पे। चलो छोड़ो दुनियादारी छोड़ो, हम लोग मैथ में आते हैं, दोबारा घूमते हैं। वो आवाज़ कर रहा था इसलिए मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। हम लोग आते हैं A B और इसमें कि हमारा एंगल A का वैल्यू कितना है, यहाँ से 2x है, एंगल B का वैल्यू हमारा 3x है, POY का वैल्यू तो 90 अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में 180 हो जाएगा हमारे पास, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस कर दो तो यह आ जाएगा आपका 5x, इक्वल टू उस साइड में 180 माइनस में 90, तो यहाँ से आपका 5x की जो वैल्यू है वो निकल करके आगे कितनी, ये निकल करके आगे 90। सो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 5, और इसको जब कट करोगे तो 5 के टेबल में 5 बन जा 5 हो गया, 4 आगे जाएगा तो 40 बना देगा, तो 5 8 जा 40 होता है। तो x की वैल्यू जो है वो 18 निकल करके आ गई। x इक्वल टू 18 इस तरीके से लिख करके एक डब्बा में क्लोज भी कर देना ताकि टीचर को अच्छा लगे देखने में। और ये 18 क्या है, ये डिग्री है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या थी, डिग्री को ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग को निकालना है एंगल B। देखो एंगल A का जरूरत ही नहीं है अपने को, यहाँ पर भले दिया हुआ है A और B दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन A का जरूरत नहीं है तो उसको अपन नहीं निकालेंगे, अपने को B का जरूरत है तो अपन डायरेक्ट B निकालते हैं। नाउ जो B था वो कितना था, वो हमारा 3x था, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, x के बदले में 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 54 डिग्री। तो जो B है वो 54 डिग्री निकल गया। अगेन अब एक बार लास्ट में एक और काम छोटा सा कर दो आप लोग कि हमारा जो B है अगर उसमें अपन C को प्लस करते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल को अगर प्लस करते हैं तो दोनों का सम क्या निकलेगा, 180 निकलेगा, क्योंकि वो दोनों एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, XY जो लाइन सॉरी M और N जो लाइन है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख देंगे शॉर्टकट में कि भैया ये 180 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। B की वैल्यू हमने देखी ली कि ये 54 था, प्लस में हमारा C हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 180 आ गया, 54 को ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू 180 माइनस में 54, ये हो जाएगा इधर से 6 और ये हो गया 60 और 20 तो 180 हो जाएगा, यानी कि जो C की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से 126 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। कितना आसान क्वेश्चन था, बस बेसिक्स क्लियर रखो ना मेरे भाई, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। खास करके लाइन्स एंड एंगल और चैप्टर जो है खास करके बहुत मजा आएगा। कई बच्चों को मैंने देखा शुरू में डरते थे लाइन और एंगल से, जब मेरे वीडियोस उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको भी बहुत मजा आने लगा। तो तुम लोग जो नए स्टूडेंट हो उनको भी मजा जरूर रहेगा। अगर जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी कर दिया है। इसमें बोल रहा है कि इस वाले फिगर में PQR और PRQ, देखो PQR ये वाला एंगल, PRQ यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों बब्बू आपस में इक्वल। तो प्रूव कीजिए कि जो PQS होगा, PQS यानी कि ये बाहर वाला एंगल और PRT यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, तो ध्यान से समझना कैसे बनाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे नहीं भी बना सकते हो, अगले तरीके से, यानी कि हमारा जो PQR है और PRQ है उसी नाम से भी बना सकते हो। लेकिन आसान क्या पड़ेगा आपको, इस तरीके से पड़ेगा कि आप इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो उससे बार बार आपको ये एंगल्स का नाम नहीं लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम बचेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ऐसे में।
तो अब हमने इसको x मान लिया, दोनों तो इक्वल दिए हुए थे क्वेश्चन में। अब क्या करो कि ये एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों का सम निकाल दो, क्योंकि दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल पी क्यू एस है, अगर उसमें मैं प्लस करूँ एंगल हमारे पास पी क्यू आर को, एंगल पी क्यू आर को, तो दोनों हमारे पास, या फिर यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो, तो दोनों का जो सम है 180 डिग्री होगा। और क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर से। अब पी क्यू आर के बदले में मैं x लिख देता हूँ और उस x उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू एस प्लस में x इक्वल टू साइड में 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका यहाँ से पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस में x। ठीक है, ये हमारा जो बना है, इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आ जाओ इन दोनों के पास, तो इधर से हमारे पास अगेन इसको आप लिखो, दोबारा हम लोग काम कर रहे हैं वही वाला, कि हमारा जो एंगल पी आर टी है, बाहर वाला जो एंगल है पी आर टी, अगर उसमें मैं ये वाला एंगल प्लस करूँ जिसका नाम है पी आर क्यू, या फिर आप इसको डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ, तो दोनों जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री का। देखो चूंकि हमने शुरू में ही एक्स इक्वल टू लिख दिया, तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ, और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी हमारा वही सेम चीज़ हो रहा है कि आपस में ये दोनों लीनियर पेयर थे, इसी वजह से ये दोनों का भी जो सम है 180 आ रहा है। तो यहाँ से जो पी आर टी हमारा एंगल है वो भी हो जाएगा 180 माइनस में एक्स, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो रहा है कि दोनों के राइट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल इसको तुम डायरेक्ट लिखो ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको ये दिख रहा है कि अगर राइट और राइट वाला आपस में इक्वल है, तो जो लेफ्ट और लेफ्ट वाला होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। किसी भी इक्वेशन में अगर राइट साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट वाला भी इक्वल ही होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि लेफ्ट वाले को इक्वल लिख दो, क्योंकि राइट वाले से तो अपने को मतलब है ही नहीं, बस उसका हमने को यूज़ करना था, और यही हमारे यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक्स मान करके नहीं लिखोगे तो भी बना सकते हो, बस आपको फिर वही है कि पी आर क्यू बार बार लिखना पड़ेगा अलग अलग जगह पर, तो वो फालतू हो जाता है। इसलिए एक्स या फिर वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। चलो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर बोला है कि इस फिगर में ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई जो होगा ना, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा w प्लस जेड के, यानी इन दोनों के सम के बराबर होगा। प्रूव कीजिए कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है। तो देखो ए ओ बी को अगर एक लाइन प्रूव करना है तो तुम क्या करो, सिंपल है, या तो तुम w प्लस जेड को प्लस, यानी कि w प्लस जेड का जो सम है वो तुम इक्वल टू 180 कर दो, या फिर तुम x प्लस वाई का जो है वो सम इक्वल टू 180 कर दो। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जब इन दोनों का जो सम है x का और y का, अगर अपन सम कर देते हैं 180 डिग्री, तो सम 180 किसका होता है, जब अगल बगल में कोई भी एंगल्स हो और अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के दो एंगल्स हो, तभी उन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू किसी तरीके से 180 कर दूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो ए ओ बी है वो क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। कैसे करना है आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ये लिख करके, ये हमको दिया क्या गया है, तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा डायग्राम है। अब हम लोग यहाँ अगर देखेंगे कि हमारे पास जो चारों के चारों एंगल्स, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक सेंटर पॉइंट के ही चारों साइड बने हुए हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ ना, देखो हम लोग को जब इस तरीके से एंगल दिया रहता है ऊपर पीछे ना, थोड़ा मोड़ा हुआ, तो ये मत सोचना कि वो टूटा मोटा है तो भैया खराबी होगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो चारों एंगल हैं बस अपने को दिखाने के लिए ऊपर नीचे किए जाते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो चारों जो होंगे इन्हीं, जैसे ये जो एंगल x है इसी दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, ये जो w है ये इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है। तो आप इसको चारों को कंप्लीट ऐसे भी बना सकते हो, वो ये भी सही है और ये भी सही है। बस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कहीं हो सकता है कि भैया वैल्यू अलग अलग हो, तो इसीलिए आगे पीछे लिख दो। तो हमारा ये जो एक्चुअल में बन रहा है ना, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, एक सेंटर पॉइंट के चारों साइड एक सर्कल बना रहा है, और हम क्या जानते हैं कि जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो x है उसमें अगर y को प्लस किया जाए, उसमें w को प्लस किया जाए, उसमें z को प्लस किया जाए, तीनों चारों का जो सम है वो 360 होगा। और इसका रीजन भी तुम लिख देना क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में कंप्लीट एंगल्स बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब क्या करो, सिंपली w प्लस जेड के बदले में x प्लस वाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि w प्लस जेड और x प्लस वाई दोनों बराबर है। तो ये वाला x प्लस वाई को उतार दो, फिर ये जो w प्लस जेड है उसके बदले में भी x प्लस वाई कर दो, और इक्वल को साइड में 360 कर दो। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया, तो हमने यहाँ से किया, पहले वाले में हमने शुरू में इसको लिख दिया, तो दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 360। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो आपको बचेगा x प्लस वाई इक्वल को साइड में 360, और अपन क्या करते हैं इस 2 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई में 2, यानी कि आपकी जो x प्लस वाई की वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 180 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो आप इसमें लास्ट में रीजन भी लिख देना कि सिंस हमारे पास लीनियर पेयर सम, या फिर सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, सो ए बी इज अ स्ट्रेट
लाइन, यानी जो ए बी होगा वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो सम बन रहा है लीनियर पेयर का अगल बगल वाले का 180 डिग्री बन रहा है, और वो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी में पॉसिबल होता है। बाकी वहाँ पर बस लाइन लिखा था, मैंने स्ट्रेट भी लगा दिया अपने मर्जी से, आप लोग नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बस लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये फोर्थ हुआ है। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट एकदम शेयर करो, बहुत सारे ग्रुप में भेज दो, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप, फैमिली ग्रुप, चाचा चाची का ग्रुप, नाना नानी का ग्रुप, सबको भेज दो, उन लोग को भी मैथ पढ़ा दो आज तुम लोग। 5th वाला क्वेश्चन देखो भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फिगर है इसमें पी ओ क्यू एक लाइन थी, एक सीधी लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, एक आर ओ नाम का रे है जो एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि इधर भी 90 बना रहा होगा तो इधर भी एकदम 90 ही बना रहा होगा। ध्यान रखना, अगर एक से 90 बनता है तो दूसरे से भी बनता है, और ऐसे मैं अभी क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमको आगे इसका जरूरत भी पड़ेगा। ओ एस इज द अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यानी कि यहाँ पर जो ओ पी लाइन है और ओ आर जो लाइन है उसके बीच में एक ओ एस नाम का भी एक लाइन पड़ जाता है। आपको ये प्रूव करना है कि जो आर ओ एस है, आर ओ एस यानी कि छोटी सी जो एंगल यहाँ पर वो क्या है, क्यू एस माइनस पी ओ एस का आधा है। यानी कि अगर अपन क्यू ओ एस में से पी ओ एस को माइनस करें और उसका आधा करें तो हमारा ये आर ओ एस निकल करके आएगा। देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब देखो ये मैं बनाऊंगा ना, कसम से तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। देखो कैसे बनाना है इसको ना, थोड़ा सा फोकस हो जाएगा यार, पेज में हो गया अच्छे से। अब देखो सबसे पहले तुमको ये बोला गया था कि आर ओ क्यू जो है इधर वाला और ये वाला जो हमारा आर ओ पी होगा ये दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमसे साफ साफ बोला गया है कि जो ओ आर है, इसको मैं लिख ही देता हूँ शॉर्टकट में, कि ओ आर जो वो परपेंडिकुलर है हमारे पी क्यू के ऊपर। ये जो सिंबल होता है ना परपेंडिकुलर का होता है, इसका मतलब कि एकदम सीधी लाइन बना रहा है। फोकस हो जाए कॉपी में, क्लियरली दिखे बच्चों को, चलो दिख रहा होगा। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ से ये चीज़ लिखो कि हमारा जो पी ओ आर एंगल है, एंगल पी ओ आर वो क्या है, वो इक्वल है हमारे एंगल आर ओ क्यू के या फिर क्यू ओ आर के। एंगल क्यू ओ आर के इक्वल है क्योंकि दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं, इस वजह रीजन से। अब इसको इतनी ही छोड़ दो, हम लोग को बीच में आर ओ एस भी लेकर के आना है ना। अब हम लोग यूज़ करेंगे पी ओ आर को। नाउ इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, है ना। नाउ जो हमारा पी ओ आर है हम उसको क्या क्या लिख सकते हैं ये समझना, बस बेसिक बस यही है कि इस क्वेश्चन में आप पी ओ आर को कनेक्ट करना है आपको आर ओ एस के साथ। कैसे कर सकते हो? तो देखो जो हमारा पी ओ आर एंगल है ये इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिल करके बन रहा है। ये दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा पी ओ आर आ जाएगा। तो मैं पी ओ आर को क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस नाम दिया था ना क्वेश्चन में भी, आर ओ एस नाम दिया तो मैं आर ओ एस ही लिख रहा हूँ, तो आप इसको एस ओ आर भी लिख सकते थे। ये पहला चीज़ हुआ, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ही लिख देते हैं अपन। अब हम लोग आते हैं इसके पास, जो क्यू ओ आर है हम इसको क्या लिख सकते हैं ताकि हमारा आर ओ एस जो है वो कनेक्ट हो जाए। अगेन हमारे पास जो एंगल क्यू ओ आर है उसको क्या लिखा जा सकता है, हमको बस यही कोशिश करना है कि हमारे पास ये जो आर ओ एस है वो दोनों साइड से कनेक्ट हो जाए। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो ये भैया अलग है और ये दूर में तुम लोगों को दिख रहा होगा, तुम लोग बोलोगे सर अब इसमें तो प्लस करके लिख सकते थे लेकिन इसको कैसे करें कनेक्ट। तो बहुत ही आसान है, देखो इस कॉन्सेप्ट को एकदम एक बार समझ लो, हमेशा काम आएगा। आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो कि अगर मैं क्यू ओ एस में से, यानी कि जो मेरा कंप्लीट एंगल क्यू ओ एस है, अगर मैं उसमें से माइनस करता हूँ इस आर ओ एस को, तो मेरा क्या बचेगा, ये क्यू ओ आर बचेगा। यानी कि क्यू ओ आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू ओ एस माइनस कर देंगे उसमें से क्यू एस यानी कि कंप्लीट एंगल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कंप्लीट एंगल उसमें से ये वाला पार्ट को माइनस करेंगे आर ओ एस को, तो हमारा ये पार्ट बचेगा जिसका नाम है क्यू ओ आर। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब डायरेक्ट तुम लोग ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी ओ आर और क्यू ओ आर इक्वल थे। इसका मतलब जो पी ओ आर का वैल्यू है ये वाला और जो क्यू ओ आर का वैल्यू है ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों पहले से इक्वल ही थे हमारे पास। तुमने इसको डायरेक्ट लिख देंगे ये पार्ट को इस पार्ट के इक्वल, यानी कि हमारा जो पी ओ एस प्लस में आर ओ एस है उसको इक्वल लिख देंगे इसके, जो कि हमारा क्यू ओ एस माइनस में आर ओ एस के। आर ओ एस को इधर ले आओ और पी ओ एस को उधर ले जाओ। एक तो आर ओ एस पहले से इधर था, ये वाला माइनस वाला आर ओ एस इधर आएगा तो प्लस वाला आर ओ एस बन जाएगा। इक्वल के उस साइड में क्यू ओ एस पहले से है, ये वाला इधर जाकर के माइनस का एंगल पी ओ एस बन जाएगा। इसको प्लस करोगे तो ये 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना, दोनों सेम टू सेम है तो 2 बना देंगे। इधर हमारे पास क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस हो गया। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा आपका आर ओ एस इक्वल टू 1/2 और फिर ब्रैकेट में इसको लिख दो आप लोग एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। बोलोगे सर ये 1/2 कैसे हुआ? तो देखो भाई इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में किसी के भी आता है, जैसे मान लो x के डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो इसी को तुम क्या लिख सकते हो 1/2 और फिर बगल में x लिख सकते हो, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई होगा नीचे में 2 आ ही जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया कि मैंने यहाँ पर नीचे में डिवाइड बाई 2 लिखने से अच्छा डायरेक्ट मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस तरीके से लिख दिया ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो 5th क्वेश्चन बबुआ लोग वो भी कंप्लीट होता है।
6 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, यानी कि यहाँ पे डायग्राम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ चीज़ें बोली गई हैं, हम लोग को डायग्राम बनाते चलना है, फिर हमारा काम बन जाएगा। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जो लाइन है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक फिगर बनाओ, अभी आराम से बन जाएगा, अभी दिख रहा होगा तुमको मुश्किल, जब मैं बनाऊंगा बहुत ईजी लगेगा। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अभी देखो बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा तुमको पढ़ करके, लेकिन जब इसका तुम डायग्राम समझोगे तो फिर बहुत ईजी लगेगा। अब मैं डायग्राम भी तो समझा दूँ। तो देखो चीज़ों को आराम से समझना, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, आप लोग देख भी रहे हो कि अरे सारे इतने आसान ईजी कैसे हो गए डायग्राम, हमको तो क्वेश्चन पढ़ के बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आसान बनेगा। हमसे बोल रहा था कि एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल है 64 डिग्री का, तो मैंने एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल बना लिया 64 का। उसके बाद बोला गया था कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, तो हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है पी तक, तो ये इतना इस तरीके से डायग्राम बना पहले। उसके बाद ये बोला गया कि एक लाइन है क्यू वाई नाम का, क्वेश्चन में पढ़ के फिर तुम्हें सुनाता हूँ। इफ रे वाई क्यू का जो हमारा रे है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी, यानी ये जो पहले से बड़ा सा एंगल मेरे पास था उसके बीच में एक लाइन गया जो इस बड़े से एंगल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें डबल डबल मैंने बनाई, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है दो बराबर पार्ट। तो वाई क्यू ने जेड वाई पी को क्या किया, बाइसेक्ट किया, इसीलिए मैंने इसको बीचों बीच में बनाया है। अब आपको बोल रहा है कि एक्स वाई क्यू फाइंड कीजिए, तो एक्स वाई क्यू यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको कंप्लीट फाइंड करना है, और फिर उसके बाद हमको क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, यानी इधर पिछू पूरा फाइंड करना है। तो पहले अपन ये वाला एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड जो एंगल एक्स वाई जेड है, अगर मैं उसमें प्लस करता हूँ जेड वाई पी को, ठीक है, एंगल जेड वाई पी को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, और दोनों का सम 180 क्यों हो रहा है कि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक, समझ में है ना। जेड वाई पी कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल है, इन दोनों को मिला करके। अब हम लोग को इसका वैल्यू 64 पता है, उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको जेड वाई पी जो है वो निकल करके आ जाएगा 180 माइनस में 64, तो यहाँ से आपकी जेड वाई पी जो है वो हो जाएगी, ये बन गया आपका 64 तो 70, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये 6 इधर हो गया और 10, यानी कि 116 आ जाएगा। तो 116 हमारा कंप्लीट का वैल्यू निकला है। हमको तो कंप्लीट का वैल्यू चाहिए नहीं, अपने को चाहिए किसका वैल्यू, हमको चाहिए था एक्स वाई, किसका बोला था यार, सबसे पहले फाइंड एक्स वाई क्यू ना, एक्स वाई क्यू, ये इन दोनों का अपने को वैल्यू चाहिए था। तो अगर मुझे इन दोनों का वैल्यू चाहिए तो मुझे ये वाला वैल्यू पता होना चाहिए, तो फिर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे कंप्लीट का वैल्यू पता चल जाएगा जो क्वेश्चन ने बोला है। तो मैं इसको कैसे निकालूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि हमारे पास जो जेड वाई क्यू है, अगर मैं इस वाले को दो बराबर पार्ट में कर दूँ, या फिर मैं अगर डायरेक्ट जेड वाई क्यू निकालूँ, ऐसे लिखूँ मैं कि भैया जो मेरा जेड वाई क्यू है ना वो क्या है, आधा है, किसका आधा है, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी का आधा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, जेड वाई क्यू इसका आधा क्यों है, क्योंकि हमसे साफ सा बोला गया था कि जो हमारे पास वाई क्यू है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर दो पार्ट में बांट दे रहा है, यानी कि 2 से एक तरह से डिवाइड कर दे रहा है। वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जो वाई क्यू था वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया, इसीलिए ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल का क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ से आपका जो जेड वाई क्यू है वो निकल कर क्या आ जाएगा, कितना, हाफ ऑफ जेड वाई पी, तो जेड वाई पी कितना था हमारा 116 था, तो 116 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, या फिर 1/2 मल्टीप्लाई 116 से भी लिख सकते हो, दोनों बतिया एक ही है। 2 से कट करूँगा तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 2 8 जा 16 आ गया, यानी कि मेरा जो जेड वाई पी है, जो पहला चीज़ हमसे जेड वाई क्यू जो है और ये जो है दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको इस चीज़ को यहाँ पर लिख ही लो, क्योंकि बाद में अपने को इसका भी जरूरत पड़ने वाला है। जेड वाई क्यू जो है 58 निकल गया ना, और ये भी क्या होगा, ये भी 58 होगा, जिसका नाम हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्यू वाई पी दिया हुआ था, क्यू वाई पी। इतना बेकार से नाम दे देते हैं ना कि मूड खराब हो जाता है। तो दोनों जो होंगे वो 58 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे, क्वेश्चन में पहले बोला गया था कि बाइसेक्ट करने के बराबर करना, तो दोनों का वैल्यू हमारा निकल करके आ गया। अब हम लोग को निकालना है, अब क्या निकालना था हमको, सबसे पहले निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है, यही बोला गया था। तो एंगल एक्स वाई क्यू अगर निकालना है तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो इस वाले एंगल से बना है जिसका नाम था एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड से, और दूसरा ये वाला एंगल से जिसका नाम था जेड वाई क्यू। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल जेड वाई क्यू। तो बस यहाँ से आपका जो एंगल एक्स वाई है फटाफट निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू सॉरी, इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का 64 दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है, और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया अभी यहाँ पर 58। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हो, कितना ख़राब नाम है यार, एक्स वाई क्यू, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कुछ और ही लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 12 का 8 और 4, 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 6 और 6 फिर से 12 हो जाएगा, यानी कि 122 निकल गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट इतना था। अब अपने को क्या बोला है कि इसके रिफ्लेक्स को बताइए, यानी इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा जो है ना इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर सकते हैं, पहला तरीका जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था स्टार्टिंग में कहीं पर रिफ्लेक्स वाले में। दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं कंप्लीट एंगल
360 होता है और इसका वैल्यू मेरे को इस बार पता ही है कि इसका वैल्यू 58 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट में से 58 को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम इन तीनों को प्लस कर लो तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा 180 का होगा, ये ध्यान रखना बस। या फिर तुम क्या करो, कंप्लीट जो एंगल हमारा 360 है उसमें से 58 को माइनस कर दो। तो मैं वही कर लेता हूँ क्योंकि दोनों तरीके आपको फिर समझ में आ जाएगा कि दोनों तरीके से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल, क्या नाम था उसका, QIP नाम था, QIP अगर निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट एंगल 360 में से ही माइनस कर दूंगा एंगल में QYP को, जो अपने को जिसका वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस में QIP का वैल्यू कितना पता था, 58 डिग्री पता था, तो ये हो जाएगा आपका 302 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारा 302 डिग्री का है। इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है वो लोग कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाहर जो गौ माता चिल्ला रही है उसके लिए प्रे करना है कि उसके जो मालिक लोग हैं भैया उसको खिलाए पिलाए। मैं बोल दूंगा तो फालतू में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं ना, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो छोड़ो मटिया उस बात को, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो, फोकस करो अच्छे से पढ़ाई करने पर। और आई होप अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का, इसे सॉल्व करने वाले हैं। 6.2 को कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है ना मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसमें आपको डाउट रहे। आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो आपको लाइन्स एंड एंगल्स में जो पिछले आपने चैप्टर्स में या फिर कह लो पिछले क्लासेस में जो रूल्स आपने पढ़ा है ना पैरेलल लाइन का, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जैसे मैं कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, याद करो कि ये टर्म्स क्या क्या होते थे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तीनों टर्म्स जो है यहाँ पर हमारे यूज होने वाले हैं। तो आपको ये टर्म्स के बारे में तो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करके बताना, मैं एक बेसिक सा पैरेलल लाइन के ऊपर एक इंट्रोडक्शन बना दूंगा अलग से, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी क्लास 7th में मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। क्लास 7th में, क्लास 8th में हम लोग हर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में। यहाँ पर जो नया चीज़ दिया हुआ है बस मैं आपको वो दिखा देता हूँ जल्दी से। इसमें आपको एक थ्योरम दिया हुआ है 6.6 के नाम से, जिसमें ये बोला जा रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि अगर कोई भी दो लाइन्स हैं, अगर वो किसी तीसरे लाइन के पैरेलल हैं, जैसे कि जो PQ है वो भी AB का पैरेलल है और जो RS है वो भी AB का पैरेलल है, तो ये जो PQ और RS होंगे ना, ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल लाइन ही कहलाएंगे। तो बस एक यही हमारे पास नया रूल दिया हुआ है। बाकी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे देखो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होता है और करस्पॉन्डिंग हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, तो जो हमारे पास नीचे में बनेगा यहाँ पर और एक इधर नीचे में बनेगा अपोजिट साइड में। तो हम लोग अभी चीज़ों को जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो उसमें मैं बहुत डिटेल में पहले ही समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप लोग इंट्रोडक्शन का डिमांड करना, तो फिर मैं अलग से बना दूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चलो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि AB और CD पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। CD और EF भी पैरेलल है, CD और EF भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरम 6.6 था उसे ये क्लियर हो गया कि AB और EF भी आपस में पैरेलल ही होंगे, क्योंकि दोनों CD के बराबर हैं, CD के पैरेलल हैं। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर Y और Z का रेशियो 3:7 है, ये देखो यहाँ पर Y है और यहाँ पर Z है, इन दोनों का रेशियो दे दिया 3:7, तो बताइए X की वैल्यू कितनी होगी। अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखो मैं तुमको समझाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ना, तुमको बहुत आसान लगने लगेगा ये क्वेश्चन। आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया हुआ था, Y और Z का रेशियो दिया हुआ था 3:7। आप लोग क्या करो, हम लोग हमेशा कभी भी रेशियो दिया रहता है तो x मान करके सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि पहले से x टर्म का यूज़ कर दिया गया तो हम लोग x अब इस बार नहीं लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि जो y है वो हमारा 3a है और जो z है वो हमारा 7a है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग 3x और 7x इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि x का जो वैल्यू है ना यहाँ पर पहले से हम लोग को दे दिया कि भैया यहाँ पर एक x है, ठीक है, उसी का वैल्यू निकालना है। अब क्या होगा सर जी, अब कैसे निकालेंगे, ये y और z को कैसे कनेक्ट करें, तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है इसका नाम आप लोग कुछ ले लो, जैसे मान लो W ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम मैंने क्या ले लिया, W ले लिया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि एंगल Y इज एंगल इक्वल टू एंगल W, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो W और Z हम लोग क्यों इसको इक्वल किए सर जी, अब ये भी बता दीजिए। तो हमने इसलिए इक्वल किया क्योंकि अब W को और Z को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी दो पैरेलल लाइन हो उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट करे तो वहाँ पर जो हमारे पास जो इंटीरियर में सेम साइड में जो एंगल बनते हैं ना, वो हमेशा 180 डिग्री ही बनाते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल को जब मैं प्लस करूँगा तो ये हमेशा 180 बनाएगा। उसी तरीके से लेफ्ट में जो अंदर में एंगल बना है और यहाँ पर जो लेफ्ट में अंदर में बनेगा, इन दोनों को अगर मुझे जरूरत पड़ता है तो मैं इसका भी यूज़ करता, लेकिन नहीं जरूरत है, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ
कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो है ना, ये भी हमेशा 180 ही बनाएगा, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन की एक खासियत है। अच्छा, इन एंगल्स को मैथ के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, जैसे इसको और इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, तो इन दोनों को आपस में बोला जाता है को इंटीरियर एंगल, या डिटेल में बोलो तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो हम लोग शॉर्टकट में इसको को इंटीरियर एंगल लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल नंबर W में अगर मैं एंगल नंबर Z जो है दोनों को प्लस करता हूं तो दोनों का जो सम आएगा 180 आएगा, और इसका रीज़न है कि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आप लोग यहाँ पर ये ध्यान देना कि W और Z हमारे पास जो था Y और W ये तो इक्वल था। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमने 3a लिया है, तो w का जो वैल्यू होगा वो भी 3a ही होगा। z का वैल्यू हमारे पास 7a है, इक्वल टू 7 180 कर दो, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 10a इक्वल टू 180 हो गया। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 10 को तो ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर ये 10 a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो गया, तो a की जो वैल्यू है वो 80 निकल करके आ जाएगी। a का वैल्यू 80 निकल करके आ गया ना। अब तुम क्या करो, यहाँ से w जो हमारा y है इसका वैल्यू निकाल लो, z का निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे z का भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। देखो सबसे पहला चीज़ तो इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो। अगर तुमने मान लो यहाँ से y का वैल्यू निकाला तो फिर से इन दोनों को को इंटीरियर एंगल करो और x का वैल्यू निकल जाएगा। या दूसरा मैं एकदम ईजी तरीका बता रहा हूँ कि एक होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो क्या होता है, जब कभी भी दो लाइन पैरेलल हो, तीसरा एक ट्रांसवर्सल उनको कट करे, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस वाले में यही चीज़ हो ही रहा है, हमारा ये जो CD था ये दोनों के पैरेलल था, यानी कि AB और EF भी आपस में पैरेलल होंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में ही समझाया। तो ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में अंदर में ये बना है और राइट में ये बना है, तो अपोजिट साइड में बन रहे हैं। तो ये अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर वाले, वो कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसी Z का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ से Z की वैल्यू निकालूंगा, Y का वैल्यू ही निकालूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर कि एंगल जो Z है, जो कि मेरा 7a था, वो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 18, और 18 7 जा कितना होता है हमारे पास 126 होता है। तो एंगल Z जो है 126 डिग्री का है। नाउ अब देखो मेरा कमाल, अब हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा AB था वो पैरेलल था CD के, एंड जो हमारा EF है वो भी पैरेलल है CD के। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमारा जो AB होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो EF के भी पैरेलल होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब डायरेक्ट तुम लिखो कि इसीलिए हैंस हमारा जो एंगल नंबर X होगा वो इक्वल होगा एंगल Z के, और इसका रीज़न लिख देना कि ये दोनों आपस में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बुझा गया बबुआ लोग? तो बस इतना ही काम करना है कि भैया x जो है वो z के बराबर है, इसीलिए जो हमारा x होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो वो हमारा 126 डिग्री का होगा, क्योंकि z भी उतनी ही का है। तो कितना आसान था, ऐसे बनाओगे तो भी बनेगा। और जो दूसरा मेथड मैंने बताया जिसमें तुम लोग क्या करोगे, पहले y का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हम लोग को w और y बराबर ही था, तो यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, और y जब निकल जाएगा तो x को आपस में को इंटीरियर कर देना, जैसे मैंने इन दोनों को को इंटीरियर किया था, इन दोनों का भी सम 180 हो जाएगा और वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो दूसरा बनाते हैं। अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में। और अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो फटाफट एक काम करो, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करके, और थोड़ा सा लाइक वाला बटन दबा करके, कंजूसी नहीं करना, और सब्सक्राइब वाला तो दबा ही लेना, ताकि मैं और भी जो वीडियोस अपलोड करूँ क्लास 9th मैथ्स के लिए वो आपको फटाफट मिल जाए। और मैं रेगुलर लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, ये आपको पता ही होगा। तो चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या है। इन फिगर 6.24 AB इज पैरेलल टू CD, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। EF जो है परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, ये एक लाइन आया परपेंडिकुलर हो गया CD के ऊपर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। अब बोल रहा है कि जो हमारा GED है, कौन सा भैया, GE और फिर D, यानी यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट एंगल, ये 90 वाला भी और यहाँ पर ये छोटा वाला, ये दोनों मिला करके टोटल 126 का है। तो हमको ये तीनों एंगल बताने हैं, ठीक है। अभी मैं कॉपी में इसको पहले बना लेता हूँ और फिर मार्क करके बताता हूँ कि ये तीनों एंगल कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपको डिटेल में समझ में चीज़ें। तो देखो ये इस तरीके से इन्होंने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले अपने को दिया क्या है, तो GED जो है, यानी कि GED मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल अपने को दिया हुआ है कितने डिग्री का, 126 का। और ये बता दिया है कि भैया ये जो है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। हमसे बोल रहा है AGE फाइंड करो, तो AGE जो है ये यहाँ पर बन रहा है हमारा ये वाला एंगल। उसके बाद फिर GEF फाइंड करो, तो GEF देखो ये वाला एंगल है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद FGE बोल रहा है, तो FGE यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूँगा, क्योंकि आसान है। क्यों आसान है भैया, क्योंकि कंप्लीट का वैल्यू पता है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है, तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि नाउ सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है GED का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा GED इक्वल टू, ये जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। GED किसे किसे मिलकर बन रहा है, तो एक तो ये वाला पार्ट है और एक इधर वाला पार्ट है। तो पहला वाला पार्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, जिसका नाम है GEF, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट का नाम है हमारा एंगल DEF, ठीक है, DEF। इसका वैल्यू अपने को पता है 90 डिग्री है। इधर वाला पार्ट कितना है, टोटल 90 का है, और ये टोटल GED जो है टोटल 126 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको 126 लिख लो,
ये जो हमारा एंगल है GEF इसको रहने दो, प्लस में इसको 90 कर दो, इसके बदले में 90 को इधर ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 126 हुआ, ये माइनस का 90 हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारा GEF निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जब माइनस करेंगे कितना होगा, इधर हो गया हमारे पास 26 और 10 36, यानी कि जो हमारा एंगल GEF है वो इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। 36 इक्वल टू GEF लिखो या GEF इक्वल टू 36 लिखो, बतिया एक ही होता है ना, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये वाला बीच वाला एंगल निकल गया। अब देखो अगर ये वाला लाइन को मैं थोड़ी देर के अपने दिमाग से मिटा दूँ, आप लोगों को मैं एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये दोनों लाइन थे, ये जो GE नाम का लाइन है ये एक तरह से ट्रांसवर्सर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये बीच वाले को मैंने हटा दिया, ये 126 का बन रहा था जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भैया ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये भी 126 का ही होगा। तो बस डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से, डायरेक्ट आप इसको लिखो कि हमसे जो एंगल पूछा गया है जिसका नाम था क्या, AGE नाम था ना। अगेन हमारा जो एंगल AGE है वो इक्वल है हमारे एंगल GED के, और दोनों इक्वल क्यों है और कितने के होंगे, दोनों 126 के होंगे। और इक्वल क्यों है उसका रीज़न भी बता देना कि भैया जी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसी वजह से दोनों इक्वल हैं। तो सेकंड वाला देखो ये हमारे बीच वाला निकल गया, जो सेकंड नंबर में पूछा था, ये पहले नंबर में जो पूछा था वो निकल करके आ गया। आप चाहो तो इसको अलग से लिख भी सकते हो अच्छे से, जब नोट्स में एग्जाम में लिखोगे तो टीचर को अच्छा लगेगा देखे कि चलो बच्चे ने पूरे सफाई के साथ डबल मेहनत किया है अच्छे से। ये हो गया। और तीसरा काम हमारा कौन सा था, ये लास्ट वाला एंगल निकालने का, जो कि और ज़्यादा आसान है। प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, हट जा प्लास्टिक। ये जो एंगल है इसको निकालना है। तो भैया ये दोनों तो लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, और लीनियर पेयर कैसा होता है, जैसे हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 180 डिग्री ही होता है। तो बस यहाँ पे आप लिख दो कि नाउ हमारा जो एंगल AGE है जो हमने भी फाइंड किया, अगर उसमें प्लस करूँगा एंगल FGE को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से बस इसका वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका FGE इक्वल टू साइड में 180, और ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा कितना, 126 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू 126 था, मैंने डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया, अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं बार बार। तो यहाँ से आपका FGE जो है ना वो कितना निकल कर जाएगा, 80 में से हमारा 30 माइनस हुआ तो 50 आया, और 4 और बच गया है हमारे पास, तो हो जाएगा 54 डिग्री, यानी कि ये हमारा 54 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपके तीनों एंगल्स जो बहुत ईजिली निकल जाएंगे। हो सकता है कोई टीचर आपको कोई दूसरा मेथड बताए, तो अगर वो दूसरा मेथड बताते हैं तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही ही होगा। बस आपको जो मेथड ईजी लगता है वो मेथड एग्जाम में यूज़ करना। ठीक है बच्चा लोग, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपको लाइन PQ दिख रहा है ना, ये इस ST के पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, और इधर जो RST एंगल है वो 130 डिग्री का है। बताइए QRS कितना होगा। QRS यानी कि यहाँ पर बीच में बन रहा है, और अगर ध्यान दो तो इनको हम डायरेक्ट कनेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास नीचे में कोई लाइन है नहीं। तो इसमें जो आपको हिंट दिया हुआ है, देखो एग्जाम में तो हिंट नहीं देने वाला, लेकिन कभी भी अगर ये क्वेश्चन है ना तो ध्यान रखना कि यहाँ पर नीचे में एक लाइन बस ड्रॉ कर दो, ताकि ये आपस में कनेक्ट हो। क्योंकि अगर तुम इस क्वेश्चन में देखोगे, देखो मैंने इसका डायग्राम बना के रख लिया है, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुमको कहीं पर दिख ही नहीं रहा होगा कि मैं कैसे इस वाले एंगल को इससे कनेक्ट करूँ या इसको इससे कनेक्ट करूँ, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इसको अगर दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन से तो दिया होगा ना। तो सबसे आसान काम क्या है कि एक पैरेलल लाइन बनाओ, जो कि पैरेलल किसके हो, ST के भी हो और PQ के भी हो, क्योंकि अगर किसी एक का पैरेलल होगा तो दूसरे का होगा ही, क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल है। तो इसमें यही चीज़ लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोग को ने क्या क्या ड्रॉ किया। लाइन, इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, AB नाम रख देता हूँ, लाइन AB, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू ST एंड, या फिर ST एंड पैरेलल टू, इसी में कर दो डायरेक्ट PQ, दोनों का एक ही साथ पैरेलल हो जाएगा कि AB जो है इन दोनों के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है भैया, अच्छा यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ और लिख देना जो बुक में दिया हुआ है, थ्रू R, यानी कि हम लोग इसको कहाँ से कर रहे हैं क्रॉस, कहाँ से लाइन बना रहे हैं, तो R जो पॉइंट है उससे बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों नॉर्मली हमारे कनेक्ट हो गए। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो अंदर में जो एंगल बनते हैं को इंटीरियर होते हैं। बस आपका काम बन गया यहाँ से। अब डायरेक्ट लिखो इसको कि हमारा जो एंगल PQR दिया हुआ है, अगर उसमें मैं प्लस करूँ इस वाले एंगल को, जिसका नाम ARQ रख सकता हूँ मैं, एंगल ARQ, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर, ये रीज़न देखो लिखना पड़ता है ना, रीज़न जरूर लिखना एग्जाम में, ये नहीं कि बस इक्वल टू 180 कर दिया और वो गलत हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से PQR का वैल्यू 110 है, उसको उधर ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ARQ इक्वल टू 180 माइनस में 110, तो यहाँ से आपका ARQ जो है वो निकल करके आ जाएगा 70 डिग्री का। इसको डब्बे में क्लोज कर दो, इसका काम आएगा। ये एंगल निकल गया 70 का। उसी तरीके से अब इसमें आ जाओ,
सिमिलरली हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है जिसका नाम आर एस टी देखा था, आर एस टी, उसमें अगर मैं प्लस करता हूँ ये एंगल जिसका नाम है बी आर एस, ठीक है, एंगल बी आर एस, तो दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, सेम रीजन से, को इंटीरियर एंगल से ही रीजन यहाँ पर भी है। तो बस हमारे पास इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 130 दिया था, उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो हमारा जो बी आर एस है वो हो जाएगा 180 माइनस में 130, यानी कि बी आर एस की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 50 डिग्री की। दो वैल्यू निकल गए हमारे पास। अब बोलो तुम्हारा आंसर निकल करके रेडी है। ये हमारा 50 हो गया, ये 70 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल जो है एक सीधी लाइन पे बन रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि कभी भी सीधी लाइन पे 2 एंगल बने, 3 एंगल बने, 4 एंगल बने, सभी लीनियर पेयर ही कहलाते हैं। इनके बाद टीचर बोलते हैं कि नहीं लीनियर पेयर मत लिखो क्योंकि अब 3 एंगल हो गए हैं। लीनियर पेयर कब बोलते हैं, जब 2 रहते हैं तब। तो इसको फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, नाउ हमारे पास जो एंगल हमने ए आर क्यू निकाला उसमें हम लोग प्लस कर देंगे एंगल बी आर एस को, और उसमें प्लस कर देंगे बीच वाला जिसका नाम क्यू आर एस दिया हुआ था, एंगल क्यू आर एस को। तो तीनों का जो सम होगा 180 होगा, और इसका रीज़न लिख देना कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक सीधी लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा सम 180 डिग्री का ही बनाते हैं। लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, अगर टीचर मना करे तो ये रीज़न लिख सकते हो यहाँ पर। इसका वैल्यू हो गया 70, इसका वैल्यू हो गया 50, प्लस में हमारा क्यू आर एस जो अपने को फाइंड करना था, क्यू आर एस नाम बोला था ना क्वेश्चन में, कुछ और तो नहीं बोला है ना, हाँ क्यू आर एस ही बोला है, इक्वल क्वेश्चन में हो जाएगा 180। इन दोनों को प्लस करके उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से क्यू आर एस, ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत ख़राब लिख रहा है यार, फिर से लिख देता हूँ, क्यू आर एस इक्वल को साइड में हो जाएगा 180, इनको प्लस करूँगा तो 120 आएगा, उधर जाकर के माइनस का 120 बन जाएंगे, यानी कि जो हमारा क्यू आर एस है वो कितने डिग्री का है सर जी, तो वो 60 डिग्री का है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, तो इसको तुम अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत ईजी है क्योंकि ये ईजी भी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है 4th वाला उससे बनाया जाए। तो देखो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट हम लोग डायग्राम देखेंगे और यहीं से सॉल्व करेंगे। और मैं बच्चों को ये सजेस्ट भी करता हूँ कई बार कि भैया अगर एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ है ना तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट ही मत करो, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर दो। क्योंकि यहाँ पर हमसे बस देखो क्या दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होगा ही, यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 127 डिग्री दिया हुआ है। हमसे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। हमको ABCD वगैरह पैरेलल पहले से दे दिया है क्वेश्चन में ही, आप लोग आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, गैप कर दूँ, ताकि तुम लोगों को चीज़ें क्लियर दिख सके, तो मेरा जो लाइन AB है और जो लाइन CD है उसमें PQ नाम का एक ट्रांसवर्सल आ गया, ये PQ नाम का। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर अगर 50 बन रहा है तो ये भी 50 का होगा। तो एक लाइन में तुम्हारा एक्स का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। बस डायग्राम जो है उसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हों, अदरवाइज क्वेश्चन आसान ही रहते हैं लाइन्स और एंगल्स वाले। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 का होगा। तो डायरेक्ट इसको आप लोग लिखो कि हमारे पास जो एंगल APQ है, APQ, इसको ए अच्छे से लिख देता हूँ, वो इक्वल होगा हमारे x के, ठीक है। किसके इक्वल होगा, x बार। आप लोग इससे बदले में नाम भी लिख सकते हो, इसका x का नाम RQP ऐसे लिख सकते हो या PQR लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट x लिख दे रहा हूँ। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री का होगा, डायरेक्ट एकदम एक ही लाइन में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के होने की वजह से दोनों इक्वल होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है 50 डिग्री। खत्म, x का वैल्यू निकल कर क्या गया, y का वैल्यू निकालना है। अब तुम थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ, फिर से तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये दोनों मैंने AB और CD लाइन बनाया, इस बार मेरा PR नाम का जो लाइन है, इधर वाला जो लाइन है ये वाला, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। बस दिक्कत ये है कि कंप्लीट एंगल के लिए ये दोनों का यूज़ होगा, ये 50 का भी और ये y का भी, तब ये कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर तो 127 का बना ही है, तो फिर से हम लोग वही लिखेंगे। नाउ अब हमारे पास जो एंगल APR है, ये कंप्लीट एंगल APR वो इक्वल है इस वाले के, जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 127 और उसका नाम दिया हुआ है PRD के। और दोनों कितने के होंगे भैया, तो दोनों हमारे फिलहाल इसको बस इतने ही लिखो कि इक्वल क्यों है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर भी रीज़न हो जाएगा कि दोनों सर जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इक्वल है। अब जो APR बना है वो दो चीज़ों से बना है, पहला तो 50 डिग्री से मिल करके बना है और दूसरा y से। तो 50 + y और PRD का वैल्यू है 127 डिग्री। बस समझ में आ गया ना, APR की वैल्यू 50 + y कर दो। फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखो APR जो है कंप्लीट एंगल, ये यहाँ पर 50 है और यहाँ पर y है, तो अपने को y की वैल्यू चाहिए, बस 50 को तो ट्रांसफर कर दो। तो y इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस में 50, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 77 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था ना ये वाला। देखो 4th नंबर में दिया और डायग्राम भी मुश्किल दिया गया था आप लोग कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन अब ये और ज़्यादा ईजी लग रहा होगा आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन है मिरर वाला, एग्जाम में बहुत ज़्यादा तो नहीं आता वैसे, लेकिन उस क्वेश्चन को भी आपसे बनना चाहिए। आइए मैं समझाता हूँ वो क्वेश्चन क्या है।
देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो यहाँ पर फिगर आप लोगों को दिख रहा है ना, इसमें PQ और RS जो हैं वो दो मिरर हैं प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि PQ और RS आपस में पैरेलल लाइंस हो गए। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। एक रे है यहाँ पर से शुरू होता है AB नाम का, इधर से नहीं आ रहा है ना, ध्यान रखना कि इधर हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, बस सीधा सीधा बेचारा A से लेकर के B पर जाता है और B से जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। द रिफ्लेक्टेड द रे मूव्स along to the path BC and strike the mirror RS at C। यानी कि यहाँ से ये रे चला, इसमें टकराया PQ पर इस वाले पॉइंट B से, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस वाले लाइन पर आकर के पॉइंट C में टकराया और फिर इधर से भाग जाता है CD में। बस इसी तरीके से रे चलते जाते हैं, आगे और मिरर रहते तो आगे फिर और ऐसे ऐसे जिगजैग चलते रहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ लिखा हुआ है कि बिलोंग है ना, आगे बढ़ के CD तक चल जाता है। हमको प्रूव ये करना है कि जो हमारा AB और CD है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। अब AB और CD कौन सा, तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल प्रूव करना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका बेटा कि तुम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको इक्वल प्रूव कर दो, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर दिख ही रहे हैं, है ना। ये लाइन के बीच में लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो अगर अपन अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल प्रूव कर देंगे तो AB और CD ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन होते हैं उसमें ही तो अल्टरनेट इंटीरियर हमारा इक्वल होता है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल। अब कैसे इसको इक्वल प्रूव करना, ये एंगल को ये एंगल को, आइए कॉपी में समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको करना क्या है कि यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ पर वाला जो एंगल है ना, इसे इक्वल प्रूव करना है। कैसे इक्वल प्रूव करते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा अलग से, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। बोलो कैसे कंस्ट्रक्शन करना है सर, आइए वो समझा देता हूँ मैं आपको। आपको एक सीधी लाइन बनानी है, यहाँ पर एक सीधी लाइन बनानी है और यहाँ पर भी एकदम सीधी लाइन बनानी है जो कि एकदम क्या हो, परपेंडिकुलर है दोनों मिरर के ऊपर। इस लाइन का नाम आपको कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मान लो BE रख देता हूँ और इसका नाम CF रख देता हूँ, है ना, क्योंकि F और E तो यूज हुआ नहीं है, तो ये E हो गया और ये हो गया मेरा F, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ड्रॉ किया, सबसे पहला काम ड्रॉ BE जो कि परपेंडिकुलर है किसके लिए, PQ के ऊपर, एंड जो हमने CF ड्रॉ किया है CF वो परपेंडिकुलर है RS के ऊपर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा सर जी, तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक छोटा सा रूल समझ लो कि कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल हैं और अगर तुम उसके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो, जैसे कि मान लो इसमें मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दिया और नीचे वाले से भी परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, नहीं यहाँ भी 90 डिग्री बना रहे हो, यहाँ भी बना रहे हैं, तो ये दोनों जो लाइन्स होंगे ना ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। बस यही एक छोटा सा रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे ये लाइन जो भी बनाए हैं ना, ये दोनों ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गए क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे, इसलिए जो मेरा BE होगा वो क्या होगा सर, तो वो पैरेलल हो जाएगा हमारे CF के लिए। ओके बच्चा, अब एक छोटा सा काम करो कि जो एंगल्स बन रहे हैं ना बहुत सारे, इनका नाम दे दो आप 1 2 3 4। नहीं तो अगर आप पूरा ABE नाम लिखोगे फिर EBC नाम लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोग सजा बोल रहा हूँ, सलाह ये दे रहा हूँ मैं कि आप सिंपल से एक काम करो, 1 रख दो इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम 3 रख दो और इसका नाम 4 रख दो। अपने नंबर जो है अपने मन से चेंज भी कर सकते हो, बाकी इस तरीके से नंबरिंग करना तो ज़्यादा आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा BE और CF पैरेलल है तो यहाँ पर जो मेरा एंगल नंबर 2 है और यहाँ पर जो एंगल 3 है ये कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। देखो ध्यान से एकदम, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ट्रांसवर्सल कट किया तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर हो रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस चीज़ को अपन यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल नंबर 2, नाउ एंगल नंबर 2 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, इसीलिए इक्वल हो रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर क्यों बना रहा था, क्योंकि BE और CF जो थे वो पैरेलल थे, सिंपल सी बात। और जो हमारे पास BC है वो क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, कट करने का काम कर रहा है उनको। अब एक नया रूल आप लोगों को सीखना है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, और वो रूल तुम लोग ना अभी फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, मेरे सबसे क्लास 8 में तुमने पढ़ रखा होगा। रूल क्या है कि कोई भी मिरर है ना, अगर तुम यहाँ से इसको, यहाँ पर मान लो तुम खड़े हो, यहाँ पर मान लो तुम हो, अगर तुम मिरर को यहाँ से यहाँ पर देख रहे हो तो अगर कोई भी हमारा रे आता है इस तरीके से, ऐसे एक रे आया, यानी कोई भी रोशनी रे कह लो या फिर कोई भी रिफ्लेक्शन कह लो, ऐसे आएगा ना तो वो तुमको ऐसे जाते हुए ही दिखेगा, तिरछा ही दिखेगा। सामने से अगर तुम देखोगे तो जितने एंगल से तुम देखोगे वो इतनी एंगल से जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो AB है ये यहाँ पर हमारे पास एंगल नंबर 1 बना रहा है इस साइड में, और इधर हमारे पास जाते समय एंगल नंबर 2 बना रहा है, तो ये जो 1 और 2 होंगे ना ये हमेशा इक्वल ही होंगे। इसको शॉर्टकट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वहाँ पर 2 रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं जिसमें से एक यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में तुम लोग ये चीज़ को देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो दैट बाई
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ से हमको ये पता है कि हमारा जो इसको ये भी बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ क्या बोलते हैं यार इसको, एक सेकंड कुछ तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गया, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बना है। तो ये इंसिडेंट वाला एंगल और ये जो रिफ्लेक्ट वाला एंगल है ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो चीज़ तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम लोगों को याद रखने के लिए, यानी कि कह सकते हो नॉलेज के लिए बस बता रहा हूँ क्या क्या बोला जाता है, बाकी नहीं भी लिखोगे एग्जाम में कुछ चलेगा, बस इतना लिख दिया। अब तुम लोग डायरेक्ट लिखोगे कि हमारे पास जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, और जो एंगल नंबर उसी तरीके से 3 होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है ना, यहाँ से हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो लाइन था इस वाले मिरर के लिए, ये लाइन अभी क्या हो जा रहा है, इंसिडेंट लाइन हो जा रहा है। पहले तो इस वाले मिरर के लिए ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला लाइन था, लेकिन अभी अब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जब पड़ रहा है तो अब इसके लिए इंसिडेंट हो गया, और जो CD है वो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइन हो गया, यानी कि रे हो गया। तो यहाँ पर हमारा इंसिडेंट ये वाला एंगल 3 और जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल 4 है, ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। समझ में आ गया बोलो। अब एकदम सिंपल सा काम करो कि तुम सभी को आपस में ऐड कर दो, यानी कि हमारा 2 और 3 तो इक्वल था ही, हमको पता ही था कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो अगर मैं एंगल नंबर 2 में एंगल नंबर 1 ऐड कर देता हूँ, इधर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देता हूँ, और इक्वल के उस साइड में जो एंगल 3 है उसमें अगर मैं एंगल 4 ऐड कर देता हूँ, तो ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझ में आया मैंने क्या किया है? देखो फिर समझाता हूँ कि हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 बराबर पहले से दिया हुआ था, ये चीज़ हमने देखा क्योंकि भैया अल्टरनेट इंटीरियर था। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लो इसका वैल्यू, फॉर एग्जांपल सबसे आसान तरीका ये समझने का, मान लो ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होगा, और हमने क्या किया, एंगल 1 और 2 को भी बराबर कर दिया इस वाले रूल से, तो ये भी 10 डिग्री का होगा, और 3 और 4 को बराबर कर दिया तो ये भी 10 का होगा, क्योंकि 3 तो 10 का है ही। कहने का मतलब है कि सभी 10-10 डिग्री के हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम लोग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 लिख दिए, इधर भी हम लोग 10 ऐड कर दे रहे हैं और इधर भी 10 ऐड कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों साइड तो बराबर चीज़ें ऐड किया जा रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड बराबर ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 1 इधर ऐड किया, इधर 4 ऐड किया, तो ये इक्वल कैसे हुआ? तो उसका रीज़न यही था जो मैं भी 10-10 करके आपको एकदम बेसिक से समझा दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 1 और 2 मिल करके हमारा बना रहे हैं एंगल AB और C, ठीक है। 1 और 2 मिल करके कौन सा एंगल बना रहे हैं? कंप्लीट एंगल ABC बना रहे हैं। और उसी तरीके से 3 और 4 मिल करके, ये 3 और 4 मिल करके हमारा BCD बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल जो यहाँ पर है, तो इक्वल टू एंगल BCD। बस यहीं तक आपको लिखना था। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि हमारे पास नाउ एंगल ABC एंड एंगल BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल्स भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और दोनों आपस में इक्वल, तो हमने प्रूव कर ही दिया यहाँ पर कि दोनों इक्वल हैं। एंड इक्वल आल्सो तुम लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि हमने पहले इक्वल प्रूव कर दिया है। इस वजह से ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो लाइन AB था वो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा हमारे लाइन CD के, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल नंबर 2 है, सॉरी ये जो कंप्लीट एंगल ABC है और कंप्लीट एंगल BCD है, ये इन दोनों AB और CD लाइन के द्वारा ही तो बन रहे हैं। ये दोनों लाइन हमारे थे और उसमें ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम किया, तभी ये दोनों लाइन हमारे एंगल बने हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब AB और CD क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और यही हमको प्रूव करना था, बस खेल खत्म। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 6.2 बच्चा लोग वो कंप्लीट होता है। अगर कोनो भी डाउट होगा तो टेलीग्राम में आ जाना, वहाँ पर अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, और कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो अगर कुछ भी गड़बड़ लगा हो तो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, ताकि कोई बच्चा भी पीछे ना रहे, जो एकदम भोंदू से भोंदू बच्चा है वो भी टॉप मार सके क्लास में, ऐसा मैं आपको मैथ्स में बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।